नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चाहे 1885 कांग्रेस की स्थापना हो, 1905 बंगाल विभाजन या मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, गदर पार्टी की स्थापना, गांधी जी का भारत में आगमन, चंपारण आंदोलन और रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, भारत पाकिस्तान विभाजन 1947। इन सभी घटनाओं के बारे में कहानी के तरीके से बिल्कुल विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश के बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम थे, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इसकी स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब बात करते हैं कांग्रेस में प्रथम जो थे उसमें, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, उनका नाम था जॉर्ज यूले। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, उनका नाम था कादम्बनी गांगुली। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, उनका नाम था एनी बेसेंट। जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उत्कृत है। इसी घटना के बाद हम बात करते हैं 1905, जो कि बंगाल विभाजन के नाम से फेमस है। तो इस घटना यानी बंगाल विभाजन का उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन थे और इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। जब ये विभाजन किया गया तो उस समय बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। ये आपका पूर्वी बंगाल हो गया और ये पश्चिमी बंगाल। और वो उस समय जो पश्चिमी बंगाल था, उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत आते थे और उसमें हिंदू जनसंख्या बाहुल क्षेत्र थे। वहीं बात करें पूर्वी बंगाल की, तो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम आते थे, उसमें मुस्लिम जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था और इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते थे। और लॉर्ड कर्जन का एक मत था कि इसको इसलिए डिवाइड किया जा रहा है या विभाजित किया जा रहा है क्योंकि प्रशासन चलाने में दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये इसलिए किए थे ताकि हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ा जा सके। और इसी के बाद बंगाल विभाजन के कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया और 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया
और 20 जुलाई यानी उसके अगले दिन समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। देखिए, इस तरीके से बंगाल का विभाजन हो जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ताकि लोग आपस में हिंसात्मक रूप लें और एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखें। इसीलिए अंग्रेजों ने ऐसा किया। अब हम बात करते हैं 1905 बंगाल विभाजन के कुछ इम्पॉर्टेंट पहलुओं के बारे में। तो 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई, क्योंकि लोग काफ़ी दंगे हुए और बहुत कुछ इसमें जान माल का नुकसान हुआ। और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। लोग एक दूसरे को रक्षाबंधन बांधते थे। और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, अमार सोनार बांग्ला लिखा था। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इन्होंने ही हमारे देश का भी राष्ट्रगान लिखा है, जनगण मन। आइए बात करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल, जिसमें 26 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस विशिष्ट मंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। इस स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। बहुत लोग ऑप्शन में जब ये बात आती है कि स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना आता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये 1913 में उसमें शामिल हुए थे। अब बात करते हैं 1907 कांग्रेस का विभाजन। तो 1907 जो सूरत अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी को घोष करते हैं। और कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल दो में विभाजित हो जाता है। और गरम दल के नेता के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। और इन तीनों लोगों को लाल, बाल और पाल कहा जाता था। आप लोग जब एग्ज़ाम में इसके लिए याद करें तो गरम दल के नेता को याद कर लें, क्योंकि इनकी संख्या कम थी। और जो उदारवादी या फिर नरमपंथी जो नेता थे, उनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग थे। तो इनकी संख्या गरम दल के लोगों की कम थी। तो इसीलिए आप लोग इनको याद कर लें, तो आसानी से जो है एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के बाद 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। और मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। इसी के बाद 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है और उससे पहले 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। जो पहले विभाजन जो हुआ था उसको इसी में रद्द कर दिया जाता है। अब बात करते हैं गदर पार्टी की। तो गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था।
इसका गठन 1913 में हुआ था। मुख्यालय बात करें तो इसका मुख्यालय था फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। आप लोग इनका फोटो देख सकते हैं, ये दोनों लोग हैं, इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसी के बाद हम लोग इसके अगले पड़ाव यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला और उसके बाद 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है साउथ अफ्रीका से। और वो जब आते हैं उसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता होता है और 1916 में ये अधिवेशन लखनऊ में होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। और इस समझौते में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझौते होते हैं। इसमें क्या होता है कि नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है। तो ये जो अधिवेशन था कांग्रेस का जो लखनऊ में होता है, इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, यानी नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो जाता है। इसी के बाद 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठक आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। इस होम रूल लीग में एनी बेसेंट जो मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किया और बाल गंगाधर तिलक जो पुणे होम रूल लीग की स्थापना किया। ये आप लोग इनका दोनों लोग का फोटो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन 1917, जब गांधी जी 1915 में इंडिया आते हैं और उसी समय उसके बाद ये उनका पहला आंदोलन था। तो 1917 में चंपारण जो कि बिहार के स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण यानी बिहार की स्थिति के बारे में बताया। वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। अब उस समय नील की खेती होती थी। अब नील की जो खेती है वो खाद्यान्न फसल तो है नहीं, ये व्यापारिक फसलें थी। तो इसमें क्या है कि इसका उपयोग नील के रूप में किया जाता था, जिससे लोगों की भोजन का अभाव था। लोग भूखे मरने के लिए बिल्कुल मर रहे थे भूखे। तो ये जब इंसान वहाँ पहुँचते हैं यानी राजकुमार शुक्ल जब गांधी से मिलते हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में बताते हैं, तो गांधी जी पहली बार 1917 में चंपारण में आंदोलन करते हैं। और इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। इसी के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 की शुरुआत हुई। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए गए यानी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था।
परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि वे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो कानून था, इसमें किसी को संदेह के दायरे में रखकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, उन पर मुकदमा चलाया जाता था तथा उनको सज़ा भी दी जाती थी। इसीलिए इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा और लोगों ने इसे देश का काला कानून कहा। इसी कानून के आधार पर दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रॉगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 389 थी और घायलों की संख्या 1200 बताई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था और ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, ये पूरे भारत को हिला के रख देता है। क्योंकि एक साथ इतने लोग मारे जाए तो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा लोग आक्रोश में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो उसी समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेज़ों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। आप लोग इनका फोटो देख सकते हैं, ये शौकत अली और मोहम्मद अली हैं। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार और खिलाफत आंदोलन, इन सब के कारणों से, इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना, सरकारी शिक्षणों संस्थानों का त्याग करना, सरकारी सेवाओं का त्याग करना, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी कैसरे हिंद की उपाधि इसी असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन चल ही रहा होता है, तभी चौरी चौरा कांड हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया। उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसलों की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की गठन होती है, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी की विचारों से लोग काफ़ी प्रभावित थे।
इसके बाद कुछ नेता जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। आप लोग इनका फोटो देख सकते हैं, ये चित्तरंजन दास हैं और ये मोतीलाल नेहरू हैं। अब हम बात करते हैं बेलगांव अधिवेशन के बारे में। ये क्यों इतना चर्चित है? ये 1924 में हुआ था और ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने। ये सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने थे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आ जाता है कि जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो गांधी जी थे। अब इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। जब साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध किया गया, क्योंकि ये जो कमीशन था इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसमें सिर्फ विलायत यानी जो अंग्रेज़ थे वही थे। तो इसीलिए इसका विरोध किया गया, क्योंकि ये जो कमीशन था ये भारतीयों के हित के लिए काम करना था। लेकिन जब इसमें कोई भारतीय ही नहीं रहेगा तो भारतीयों के हितों के बारे में कौन सोचेगा। तो इसीलिए इसका बहुत ज़ोरों शोर से विरोध किया गया। और साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और इस पूर्ण स्वराज की घटना के बाद गांधी जी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की जाती है। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। बाद में इसमें लाखों लोग जुड़ गए थे और इसकी दूरी 241 मील थी। अब हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 26 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। आप लोग इसका फोटो देख सकते हैं। और उस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे और देसी रियासतों के 16 प्रतिनिधि। ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे और कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था। उस समय भी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे और वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे और वह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि सरोजनी नायडू और बेगम जहां आरा शहनवाज थीं और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय थे और दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और मुसलमानों के प्रतिनिधि आगा खां तृतीय और मौलाना शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस जो सम्मेलन हुआ था इसमें जितने भी प्रतिनिधि गए थे तो इन लोगों ने अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, यानी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। इसी के बाद पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 होता है। इसमें गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से
पूना के यरवादा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में की विफलता के बाद, यानी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसकी विफलता यानी जो सफल नहीं हुआ, उसके बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। उस समय भी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे, जो आप लोग इनका फोटो देख सकते हैं, और वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया। इसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में लागू किया गया। और ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसका लगभग पूरा हिस्सा हमारे संविधान में हूबहू इसको ले लिया गया। यानी हमारा जो संविधान है उसके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से 1935 जो भारत सरकार अधिनियम है उसी से लिए गए हैं। और यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। उसके बाद 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। 1940 में मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। ऐसा ये पहली बार हुआ था। और इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया और इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों से सहयोग प्राप्त करना था। जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने लोगों को प्रोत्साहित किया था उसमें शामिल होने के लिए सेना में, तो वो लोग सोच रहे थे कि इस बार भी लोग शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी उसमें शामिल नहीं हुआ। इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की शुरुआत होती है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरे पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। इसके बाद 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। तो 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह वेवल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 22 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ, यानी इसके कोई खास लाभ नहीं हुए। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है। इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौता पर पहुंचना था, यानी एक समझौते पर पहुंचना था और एक संविधान बनाने वाली संस्था यानी भारत की संविधान सभा तैयार करना था। और तीसरा उद्देश्य
प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था। इसके बाद 1947 में 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। आप लोग फोटो देख सकते हैं, इस तरीके से ये पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान, और ये हमारा भारत हो गया। इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक पर बनी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक के बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं BSS ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए BSS ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।